गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का क्लियर एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में एसएससी एमटीएस और मेंस में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथों और पैरों में पाई जाने वाली एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तुम लोग पता है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 वयस्क मानव शरीर में। ठीक है। और हाथों और पैरों में हड्डियों की कुल संख्या, हाथों और पैरों में हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है। एक हाथ में 27 होते हैं तो दो हाथ में 54। पैर में एक पैर में 26 होते हैं तो दो पैर में कितना 52 हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ते हैं तो दोनों 106 आते हैं। तो 106 को 206 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 51.45% आते हैं। तो इसके अप्रॉक्स में हम लोग इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया है मतलब पूर्ण वैल्यू में, तो क्या होगा? 20, 30, 40, 50। इसके अप्रॉक्स में 50% मानेंगे। ठीक है। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल, जिसको एक्सियल स्केलेटन, जिसकी संख्या 80 होती है। दूसरा है उपांगीय कंकाल, जिसमें इसकी इंग्लिश नाम अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसमें हड्डियों की संख्या 126 होती है। तो हाथ और पैरों की जो हड्डियां हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा है, हाथ और पैरों की हड्डियां किस कंकाल के अंतर्गत आती है? तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया कैंसर का एक समूह है जो आमतौर पर अस्थि मज्जा में शुरू होता है और जिसके परिणाम स्वरूप असामान्य कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है, वे कहलाती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और ये सभी। इसका क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल। क्योंकि ल्यूकेमिया क्या है? एक कैंसर है जिसमें अस्थि मज्जा में क्या होता है? अश्वेत रक्त कोशिका सामान्य से अत्यधिक उत्पादन करना शुरू कर देती है। ये असामान्य रक्त में क्या करती है? ये असामान्य रक्त को में सामान्य कोशिकाओं को बाधित करने लगती है, जिससे संक्रमण और रक्त स्राव का खतरा बढ़ जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से बचाना है, संक्रमण से बचाना। अगर इसी की संख्या बढ़ जाती है तो ये सामान्य कोशिकाओं को बाधित करने लगती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थों को निरूपित करता है। चमड़े का बेल्ट, ऊन, चांदी की पन्नी, लोहे की कील, ऊन, चांदी की पन्नी और ऊन। इसका क्या हो जाएगा? लेदर और चमड़े का बेल्ट और ऊन। क्योंकि जैव निम्नीकरण क्या होता है? ये सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो सकता है, प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए चमड़ा और बेल्ट क्या है? दोनों ही प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जबकि लोहे की कील और चांदी की पन्नी क्या है? अजैव निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस ग्रंथि को तीसरी ग्रंथि भी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और अशु ग्रंथि।
तो हम लोग मानव से किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को। ये कहाँ? ये मस्तिष्क में स्थित रहता है। ठीक है। ये ग्रंथि क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। टोनिन हार्मोन का स्राव करती है, जो दैनिक लय यानी सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करते हैं। सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। और प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। और ये क्या करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है? डॉल्फिन, हाथी, ऊंट, जिराफ। दोनों जानते हैं किसकी सबसे गर्भावस्था लंबी होती है? हाथी की। औसतन 22 महीने। 22 महीने, लगभग 640 से 660 दिन तक होती है। जबकि ऊंट और जिराफ की कितनी होती है? 15 महीने। और डॉल्फिन की 12 महीने होती है। तो किस जानवर की गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है? हाथी की। डॉक्टर मानव शरीर के विभिन्न अंगों की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग करता है? तो हम लोग जानते हैं स्टेटोस्कोप का उपयोग करता है, क्योंकि स्टेटोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं? हृदय, फेफड़े और आंतों को फेफड़ों और आंतों जैसे अंगों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्कुलटेशन कहा जाता है। ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं? स्टेटोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर संख्या में पिरामिड पिरामिड में घटकों की संख्या अधिक होती है? तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता और प्राथमिक। तो उत्पादक की घटकों की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं, जिनकी संख्या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आमतौर पर सबसे अधिक होती है। जैसे हम पिरामिड के ऊपर जाते हैं, उसके अंदर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों उपभोक्ता आते हैं, जिसमें जीवों की संख्या कम होती है। इसमें क्या पूछा? अधिकतम। तो उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? संतरा साइट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका एसेटिक अम्ल, इमली मेथनॉइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? इमली। क्योंकि इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जो चींटियों के डंक और बिच्छुओं के डंक में चींटी और बिच्छू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन डी। जब पैराबैग्निक किरणें मानव त्वचा पर पड़ती है, तो ये त्वचा में मौजूद एक कोलेस्ट्रॉल व्युत्पन्न 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को सक्रिय विटामिन डी में बदल देती है। इसलिए विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का अवशोषण करता है। कैल्शियम के अवशोषण और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है?
तो ब्रोनकाइटिस, वात स्थिति, अस्थमा और टाइफाइड। तो अस्थमा जैसी बीमारी होती है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने से अस्थमा बीमारी होती है। पर्यावरण में खराब वायु गुणवत्ता, जिसमें धूल, धुआं, अन्य प्रदूषक शामिल होते हैं, श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकते हैं या पहले से मौजूद अस्थमा की स्थिति को ट्रिगर या बदतर कर सकता है। ठीक है। जबकि ब्रोनकाइटिस और वात स्थिति ये वायु प्रदूषण और धूम्रपान से संबंधित है, लेकिन अस्थमा सबसे आम और तत्काल ट्रिगर होने वाला रोग है। कैडमियम प्रदूषण से एम्फाइसेमा नामक रोग होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग एम्फाइसेमा से मुख्यतः प्रभावित होता है? तो कौन होते हैं? फेफड़े। एस्काइमा कहाँ होते हैं? फेफड़े में स्थित होते हैं। फेफड़े की स्थिति है जिसमें वायुकोश की दीवारों को नुकसान पहुंचता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। यह मुख्य रूप से धूम्रपान या वायु प्रदूषण के कारण होता है, सीधे फेफड़े को प्रभावित करता है। कैडमियम प्रदूषण से मुख्यतः इथाई रोग और जो किडनी और गुर्दे को प्रभावित करता है। ठीक है। लेकिन ये पूछा है कि किस अंग, मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ये पूछता है कि कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इताई रोग होता है। इताई रोग जो गुर्दे और हड्डियों को प्रभावित करता है, किडनी और हड्डियों को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में एक जीव जो तापमान की एक विशिष्ट श्रृंखला का सहन कर सकता है उसे कहा जाता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल जीव जैसे कि मनुष्य अधिकांश स्तनधारी वे होते हैं जो तापमान की एक बड़ी रेंज को में जीवित रहने और पनपने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोपथालमिया रोग उनके आहार में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोपथालमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए। जीरोपथालमिया क्या है? ये आंख का रोग है। आंख का रोग है। तो विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण होता है, जिसके कारण आंख में सूखापन और कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है, जिससे अंधापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के आरएनए में एडेनिन के साथ युग्मित होता है कौन? यूरेसिल, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो कौन रहता है युग्मित? यूरेसिल। आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ युग्मित रहता है। एडेनिन के साथ हमेशा कौन? यूरेसिल ही युग्मित रहता है, जबकि आरएनए में। और जबकि डीएनए में कौन रहता है? थाइमिन के साथ गुआनिन हमेशा इसका मतलब एडेनिन यूरेसिल के साथ डीएनए में, और डीएनए में किसके साथ? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां प्रकृति में मनुष्य को संक्रमित करके मलेरिया का कारण बनती है? यह लंबे समय से ज्ञात है। कितने? तो 5। मलेरिया रोग
प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। कि प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए जानी जाती है। कौन सी 5 प्रजातियां? 5 प्रजातियां इसकी प्लाज्मोडियम की। पहला है फैल्सीपैरम, दूसरा है विवैक्स, तीसरा है सब में प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम बी ओवेले, चौथा है पी मलेरीज, पांचवा है पी कनोलेसी। ठीक है, तो कितने मलेरिया के कारण बनती है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक स्वतंत्र प्रणाली है, जॉक, टैपबॉर्न, बुचेरिया और प्लेनेरिया। तो कौन है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? ये चपटा कृमि समूह का एक जीव है जो स्वच्छ जल में स्वतंत्र रूप से रहता है, यानी यह परजीवी नहीं है, स्वच्छ जल में स्वतंत्र रूप से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीपीसीआर जांच में सीटी शब्द का अर्थ है। आरटीपीसीआर, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जांच में सीटी को साइकिल थ्रेशोल्ड का अर्थ है। साइकिल थ्रेशोल्ड पीसीआर चक्रों की वह संख्या है जिस पर फ्लोरोसेंट संकेत पृष्ठभूमि के शोर के स्तर को पार कर जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइकिल थ्रेशोल्ड। निम्नलिखित में से क्या नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो वर्बिब्रेट्स नॉन कॉर्डेटा के अंदर नहीं आता, क्योंकि एनेलिडा, पोरिफेरा, मोलस्का ये तीनों कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। नॉन कॉर्डेटा वे जीव है जिसमें नोटोकोड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नोटोकोड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वर्बिब्रेट्स ऐसे जीव है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, इसलिए कशेरुकी नॉन कॉर्डेटा नहीं होते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आता? नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये तीनों कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कौन नहीं है? वर्बिब्रेट्स। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को और भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है जिसका उपयोग मिट्टी में पादप पोषण तत्व के रूप में फास्फोरस को जोड़ने, संरक्षित करने और उत्तेजित करने के लिए किया जाता है? तो कौन? एजोस्पिरिलम, माइकोराइजल कवक, एजोटोबैक्टर। तो ये तीनों होंगे, 1 2 3। क्योंकि माइकोराइजल कवक फास्फोरस की गतिशील करने में सबसे प्रभावी हैं। अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पिरिलम और एजिटोबैक्टर भी फास्फोरस ब्लैक जीवाणु के रूप में जाने जाते हैं, जो मिट्टी में अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए तीनों विभिन्न प्राथमिक कार्यों के बावजूद मिट्टी में
वो फॉस्फोरस पोषण को उत्तेजित करने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैवाल का एक उदाहरण है, शैवाल का कौन है उदाहरण? डाइटम। डाइटम एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है जो जल निकायों में फाइटोप्लैंक्टन के रूप में पाए जाते हैं और उनकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। जल निकाय में किसमें पाए जाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन के रूप में पाए जाते हैं और ये उनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। उनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी वर्ग का सबसे बड़ा संघ है? ऑर्थोपोडा मोलस्का, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस। कौन है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के कीट, मकड़ियाँ और क्रस्टेशन जैसे जीव शामिल है। इस संघ के सदस्यों की संख्या जंतु जगत के सभी ज्ञात जीवों की कुल संख्या का लगभग 2/3 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के आसपास की मिट्टी को जैविक अपशिष्टों से ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां उपयोग की जाती है? स्टैकिंग, मल्चिंग, प्रूनिंग। कौन सी विधियां का उपयोग करते हैं हम लोग? केवल 2। मल्चिंग का। मिट्टी को जैविक कचरे जैसे पुआल, पत्तियों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग मिट्टी की नमी को बनाए रखने, खरपतवारों को नियंत्रित करने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पायरोगारा निम्नलिखित में से किस शैवाल का उदाहरण है? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो क्या हो जाएगा? ग्रीन एल्गी। स्पायरोगारा एक तंतुमय शैवाल है जो क्लोरोफाइसिस वर्ग से संबंधित है। इससे क्लोरोफाइसी वर्ग से संबंधित है। हरा शैवाल कहा जाता है। अक्सर तालाबों और धीमी गति से बहने वाले पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डैश अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय स्थान वाली अपशिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो पौधे के कोमल भाग में पाया जाता है। स्कैलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जटिल अस्थायी उत्तक और अस्थम काइमा। तो किसमें? पैरेनकाइमा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन की कमी के कारण होता है। इस रोग को क्लासिक रूप से 4D रोगों के रूप में जाना जाता है। इस रूप में 4D के रूप में, जिसमें हम लोग पहला है डी का मतलब डर्माटीसिस, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डेमेंटिया, चौथा है डेथ। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा, विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा? बेरी और सी से स्कॉर्बिक रोग होता है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सामान्य पूर्वज से वंश के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच विकासवादी संबंध दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन, इस प्रणाली में फाइलोजेनेटिक वृक्षों के निर्माण में क्लेडिस्टिक्स विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह स्वीडिश वनस्पति
वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 और 2 के फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण में ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा क्या? छड़ी रोड के आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो उसको बेसिलाई। बेसिलाई ये छड़ के आकार का होता है। कोकस कैसा होता है? गोलाकार होता है। स्पिरिलम सर्पिल आकार का होता है या कुंडलित। विब्रियो अल्पविराम के आकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कोबालामिन किसका है? विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के सदस्यों को स्पंज कहा जाता है? निडारिया, टीनोफोरा, अनेलिडा और पोरीफेरा। किसको कहा जाता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा जंतु जगत का एक संघ है जिसका अर्थ है छिद्र धारक। छिद्र धारक, पोर बियरिंग, पोर बियरिंग। इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें उत्तकों का संगठन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्यों को सामान्यतः समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है? तो ऑर्थोपोडा, टीनोफेरा, मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थस। तो क्या होगा? टीनोफेरा को समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, पौधों में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। गैर संवहनी पौधे लंबे होते हैं। तो 1 और 2, तो ऑप्शन डी सही है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्लियर SSC में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।